नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, जिसे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसका ज्ञान जो है कई बार बड़ी गड़बड़ियां पैदा कर देता है। हालांकि यह भी सच है कि ऐसे समय में जब मुख्य धारा का मीडिया उन सारे मुद्दों पर खामोश है जिन मुद्दों को लेकर हमारे सत्ताधारी चुप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि वो मुद्दे जनता के बीच में जाएं, खबरों को दबाया जाता है, बेकार की खबरों को उभारा जाता है। ऐसे समय में सोशल मीडिया ही वो मंच है जिससे बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारा सच सामने आ पाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक भारी विडंबना है कि इस सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के चलते कई बार अनायास ही या बगैर जाने समझे ही बहुत सारे वीर जो हैं वो मैदान में उतर जाते हैं। उनको सत्य का पता नहीं होता है और वो भ्रामक बातें फैलाने लगते हैं। तो आज जिस मामले पर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो मामला है लिटिल निर्भया केस। लिटिल निर्भया केस एक ऐसी बच्ची की जघन्य हत्या के बारे में है जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस हत्याकांड में जो पुलिस ने अभियुक्त बनाए थे उनको बरी कर दिया है, तब एक बार फिर ये मामला उभर कर आया है, बहुत तेज़ी से उभर कर आया है। और इसमें जो अभियुक्तों को बरी किया गया है उनके साथ साथ इन अभियुक्तों की वकील, जो हमारे उत्तराखंड मूल की ही एक वरिष्ठ वकील हैं, मनीषा भंडारी जी, उनके बारे में भी अनावश्यक और अनर्गल बातें सोशल मीडिया में कही जा रही हैं। कोई ये नहीं जानना चाह रहा है कि आखिर इस बच्ची की, इस बालिका की हत्या, जघन्य हत्या और बलात्कार किसने किया, वो अपराधी कौन था। कोई यह भी जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इन अपराधियों को, इन कथित अपराधियों को बरी क्यों किया। इसके लिए ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ना। ये जजमेंट 86 पेज का है। ये निर्णय 86 पेज का है जो 3 जजों की बेंच ने दिया है। और ये जजमेंट, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जजमेंट को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि कैसे पुलिस ने, नैनीताल की पुलिस ने बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पूरे इन्वेस्टिगेशन को गलत तरीके से किया और जल्दबाजी में केस सॉल्व करने के लिए के चलते निर्दोष लोगों को अपराधी बनाया, उनको हत्यारा और बलात्कारी करार दिया। पहले चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। 20 नवंबर 2014 की शाम 7:45 में 7 वर्षीय मासूम बच्ची, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कुमारी कौ कहकर पुकारा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इस बालिका का नाम मिस के कहा गया है, क्योंकि आपको मालूम है ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि इस प्रकार के मामलों में विक्टिम का नाम नहीं लिया जाता है, असली नाम। ये बालिका मिस के अचानक हल्द्वानी स्थित एक शादी समारोह स्थल से गायब हो गई थी। ये अपने परिवार के साथ पिथौरागढ़ से हल्द्वानी आई थी और एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए, और 20 नवंबर की शाम 7:45 के करीब ये गायब हो गई। आज भी उत्तराखंड के लोगों की यादों में यह घटना खौफ की तरह तैरती है। 4 दिन बाद या 5 दिन बाद 25 तारीख को इस बालिका का शव गौला नदी के किनारे मिला। पोस्टमार्टम से यह पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई है। इस अपराध ने पूरे उत्तराखंड को, और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश को झकझोर दिया था। लोग तब सड़कों में उतरे थे। इस घटना को लिटिल निर्भया नाम दिया गया था, निर्भया कांड की जो विक्टिम थी उनके नाम पर। निचली अदालत ने इस मामले में 3 लोगों को दोषी माना था, जिनमें मुख्य अभियुक्त था अख्तर अली नाम का व्यक्ति, और उसके अलावा इसमें 2 लोग और थे। एक का नाम प्रेमपाल वर्मा और दूसरे का नाम लिटिल मसीह। इन तीनों को सजा हुई थी। इसमें अख्तर अली को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी लोअर कोर्ट से, और प्रेमपाल शर्मा को 7 बरस की सज़ा थी, जबकि जूनियर मसीह नाम के तीसरे अपराधी को, जो पुलिस ने अपराधी बताया था, उसको बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट उत्तराखंड ने इसमें से जो मुख्य अभियुक्त जिनको बनाया गया था अख्तर अली, उनकी सज़ा को बरकरार रखा था, मृत्युदंड को बरकरार रखा था, जबकि प्रेमपाल वर्मा की सज़ा जो थी
उनको एक्विट कर दिया गया था, कुछ मामलों में उनको बरी कर दिया गया था, और तीसरे जो अभियुक्त था इसमें मसीह, उसको तो पहले ही बरी कर दिया गया था। अब चलिए समझते हैं कि इस पूरे प्रसंग में सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इन तीन को, और विशेषकर अख्तर अली को जिसको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई दी थी, उसको बरी क्यों किया। 10 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। इस पूरे मामले में जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन पक्ष जिसे हम कहते हैं, उसकी तमाम खामियों को और जो साक्ष्य थे, जो एविडेंस थे, वो कितने कमज़ोर थे, इनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में उजागर किया है। और सच बात तो यह है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गंभीरता से पढ़ेंगे, इस 86 पेज के जजमेंट को, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार नैनीताल पुलिस ने पूरे इन्वेस्टिगेशन को के साथ बेईमानी करी है और उसको बर्बाद किया। इसका एक और अर्थ निकलता है कि जो असली अपराधी था, जिसने इस बालिका के साथ इतना नृशंस अपराध किया, वो आज कहीं खुला घूम रहा है। इस फैसले के बाद पिथौरागढ़ और हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं। लोग नारे लगा रहे हैं कि लिटिल निर्भया को इंसाफ दो। परिवार ने राज्य सरकार से गुहार लगाई है और इस फैसले के खिलाफ विशेष याचिका दायर करने की बात कही जा रही है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी कहा है कि राज्य सरकार फैसले का अध्ययन करके उसके बाद तय करेगी और हो सकता है कि रिवीजन पिटीशन डालेगी। लेकिन सवाल ये उठता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी विस्तार से और ठोस तर्क देकर कथित अपराधियों को बरी किया है, तो जनभावनाएं क्यों भड़क रही हैं, या इन जनभावनाओं को कोई सिस्टमेटिक तरीके से भड़काया तो नहीं जा रहा है। क्योंकि जो सोशल मीडिया में पोस्ट मैंने देखी हैं, वो पोस्ट अब आ गई हैं, इसमें जो कथित अभियुक्तों की वकील थी मनीषा भंडारी, उनके खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणियाँ की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि उनके पति मुसलमान हैं, यानी कि चूँकि अपराधी मुसलमान था, कथित अपराधी मुसलमान था अख्तर अली, तो अब मनीषा भंडारी के पति मुसलमान है का भ्रम फैलाया जा रहा है। उनके बारे में और भी नाना प्रकार की गलत और अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत निर्णय में क्या कहा है, कौन कौन सी डिफेंस की कमियां पाई हैं, और यह भी समझना होगा कि इससे पहले उत्तराखंड मूल की ही एक बालिका के साथ दिल्ली में एक ऐसा केस हुआ था जिसको हम छावला केस के नाम से जानते हैं। उसमें भी अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी क्यों किया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल थे, इस मामले की लंबी सुनवाई के बाद 10 सितंबर 2025 को अपना फैसला सुनाया। इसी 10 सितंबर को अदालत ने अपने विस्तृत फैसले में स्पष्ट किया है कि डिफेंस ने जिन साक्ष्यों पर भरोसा किया है, वे कानून की कसौटी पर कतई खरे नहीं उतरते हैं। कोर्ट ने यह कहा है कि पूरा मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्यों, जिनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहा जाता है, उस पर आधारित था। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक फेमस केस हुआ था, शरद बृद्धिचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1984 का केस था। इस मामले में 5 शर्तें तय की थी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि ये 5 शर्तें अगर तय होती हैं तभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर सज़ा सुनाई जाती है। यह शर्त थी कि प्रत्येक परिस्थिति पूरी तरह सिद्ध करती हो कि अपराधी यही हैं, केवल आरोपी की ओर इशारा कर रही हों, और इतनी निर्णायक हो कि किसी और निष्कर्ष की गुंजाइश ना रहे, यानी कि बिल्कुल क्लियर हो। हार्ड कोर एविडेंस ना भी हो तो भी ये क्लियर होना चाहिए कि अपराधी तो यही है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था कि ये परिस्थितियां जो हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, इनकी पूरी एक चेन होनी चाहिए, एक श्रृंखला होनी चाहिए, और आरोपी के दोष के अलावा और कोई अन्य तार्किक व्याख्या संभव ही ना हो पाए, ऐसा प्रयास डिफेंस को करना चाहिए। बहुत क्लियर है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में आपको एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स बनानी है और उससे प्रूव करना है कि साहब हार्ड कोड एविडेंस नहीं भी है, तब भी ये जो हमारी चेन ऑफ इवेंट्स हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि जो अपराध किया है वो इन्हीं अपराधियों ने किया। वर्तमान केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हल्द्वानी में यह चेन ऑफ इवेंट्स की जो श्रृंखला है, ये पूरी अधूरी है। इसमें एक और बात कही गई है, एक थ्योरी होती है लास्ट सीन थ्योरी, ये थ्योरी भी पूरी तरह इसमें सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी के रूप में उभर कर आई है। पुलिस की जांच में यह दावा किया गया था। अब समझिएगा पूरा मामला क्या था। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया में जो बकवास चल रही है उस पर यकीन मत कीजिए। ये देखिए कि नैनीताल की पुलिस, जिसका इन्वेस्टिगेशन आईओ जो थे वो सब इंस्पेक्टर पंत थे, विपिन चंद्र पंत,
उनकी जांच में क्या दावा किया गया? जांच में यह दावा किया गया कि आरोपियों को घटना के वक्त मृतिका के पास देखा गया था। ये लास्ट सीन थ्योरी, आखिरी बार देखी गई जो मृतिका है उसको किसने देखा, उसके आधार पर एक थ्योरी है, लास्ट सीन थ्योरी कहलाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एक अहम व्यक्ति जो इस बालिका का रिश्तेदार था, कज़न था, निखिल चंद, जिसने सबसे पहले शव मिलने की जानकारी दी, उसका बयान ही पुलिस ने दर्ज नहीं किया और ना ही उसको गवाह के रूप में पेश किया। लास्ट सीन में शव किसने देखा? निखिल चंद ने देखा। कब देखा? जब आसपास के इलाकों को 5 दिन तक या 4 दिन तक पुलिस और बच्ची के संबंधी, बच्ची के माता पिता तलाशते रहे, उनको कहीं शव नहीं मिला और यकायक निखिल चंद ने वो शव को बरामद कर लिया। ये निखिल चंद को पुलिस ने अपना गवाह तक नहीं बनाया है। इस पर कठोर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, द नॉन एग्जामिनेशन ऑफ सच अ क्रूशियल विटनेस हु वाज द फर्स्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द डेड बॉडी causes serious prejudice to the accused and renders the last seen theory unreliable। यानी कि इस सबसे महत्वपूर्ण गवाह जिसने सबसे पहले शव देखा था, उसको पुलिस ने उसका परीक्षण नहीं करा। आरोपी के खिलाफ पुलिस की तय धारणा बन गई थी। साफ नज़र आता है कि यही आरोपी है, इसलिए और किसी से जांच करना और किसी को इन्वेस्टिगेट करना पुलिस ने जरूरी नहीं समझा। इसके कारण लास्ट सीन थ्योरी, अंतिम बार देखे जाने वाली थ्योरी, पूरी तरह अविश्वसनीय हो जाती है। इस एक कमी ने डिफेंस की पूरी कहानी को कमजोर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को बहुत अहम माना है वह है शव के मिलने का तरीका और स्थान। जो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए उनके अनुसार जनपद की पुलिस, काठगोदाम की पुलिस, हल्द्वानी के अन्य थानों की पुलिस और आसपास के लोग पहले से ही इलाके में सघन खोज कर चुके थे जहां से बच्ची गायब हुई थी। फिर भी 4 दिन बाद शव उसी क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से में पाया गया, वह भी उसी बालिका के कज़न निखिल चंद के बताए स्थान पर। कोर्ट ने इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कुछ चोटें बाईं ओर अधिक केंद्रित थीं, जो कोर्ट ने माना है कि यह संकेत देती थी कि घटना कहीं और हुआ, अपराध कहीं और हुआ। उसके बाद बॉडी को घसीट कर ले जाया गया, कहीं शरीर को स्थानांतरित किया गया। जिस साइट पर शव मिला था वहाँ खोज के समय कोई रक्त नहीं मिला, कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले, जिससे इस बात पर कोर्ट को शंका हुई है कि जहाँ हत्या हुई वो कोई और स्थान था और शरीर को कहीं और लाकर पटका गया। यदि वास्तविक घटना वहीं हुई होती तो कोर्ट ने कहा कि रक्त के दाग, ब्लड स्टेन्स और संघर्ष के निशान के ठोस संकेत मिलने चाहिए थे। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि दुष्कर्म और हत्या के बाद शव को घटना स्थल से हटाए जाने की प्रबल संभावना है, जिसकी कोई भी विवेचना, कोई भी छानबीन नैनीताल पुलिस ने नहीं की। कोर्ट के शब्दों में, द मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ द विक्टिम गर्ल्स बॉडी इटसेल्फ इज श्राउडेड इन सीरियस डाउट। ये कोर्ट कह रही है। Injuries concentrated on the left side suggestive of dragging, shifting of the situs irrefutably demolishes the chain of incriminating circumstances। यानी पीड़िता के शरीर की बरादमी का तरीका गंभीर संदेह में गिरा हुआ है। चोटें बाईं ओर केंद्रित थीं जो खींचने और घसीटने का संकेत देती हैं। साइड के बदल जाने से आरोप लगाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। यह पाया जाना कि शव 4 दिन बाद बरामद हुआ और घसीटे जाने से चोट के निशान के साथ शव का उसी इलाके में मिलना पुलिस की कहानी को पूरी तरह शक के घेरे में ला देता है, खासकर तब जब आखिरी बार देखे जाने लास्ट सीन की शुरुआत भी निखिल द्वारा की गई, लेकिन निखिल का प्रॉपर एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर पंत और उनकी टीम ने नहीं किया। यह महत्वपूर्ण क्या है देखिए, निखिल चंद मृतक का रिश्तेदार है और वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले शव का स्थान पुलिस को बताया, इसलिए वह इस मुकदमे में सबसे महत्वपूर्ण गवाह होना चाहिए था। लेकिन देवभूमि की पुलिस ने, नैनीताल की पुलिस ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बड़ी चूक माना कि निखिल ने शव का स्थान बताया, पुलिस वहां गई, पर जांच अधिकारी ने निखिल का सामान्य बयान लेकर उसे कोर्ट में पेश तक नहीं किया। निखिल के बयान के अभाव में पुलिस की लास्ट सीन थ्योरी का आधार ही खत्म हो जाता है, क्योंकि निखिल ही वो कड़ी था जो मृतिका की अंतिम गतिविधियों और शव स्थान जहां शव बरामद हुआ उन दोनों का आई विटनेस था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फेलियर को, इस नैनीताल पुलिस की असफलता को अटर फेलियर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा है। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा।
पुलिस के आला अफसर ध्यान दें कि उनके आईओ पंथ और उनकी टीम ने कैसा इन्वेस्टिगेशन किया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है अटर फेलियर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट ने कहा द नॉन एग्जामिनेशन ऑफ सच अ क्रूशियल विटनेस कॉजेज सीरियस प्रेजुडिस टू द एक्यूज्ड एंड रेंडर्स द लास्ट सीन थ्योरी अनरिलायबल। गवाह का ना परीक्षण करना, इतने महत्वपूर्ण गवाह का इनको इंट्रोगेट ही ना करना अभियुक्तों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह दिखाता है और अंतिम बार देखे जाने वाले सिद्धांत को पूरी तरह अविश्वसनीय बना देता है। निखिल का ना पेश होना इस केस को न केवल कमज़ोर कर गया बल्कि इससे यह अनुमान भी लग सकता है कि पुलिस ने केस को सॉल्व करने की जल्दबाजी चलते पूरी कहानी खुद ही गढ़ी, एक ऐसा शख्स जिसने कोर्ट को सज़ा बरकरार करने से रोका। यहाँ पर एक और प्रसंग आता है, वो है पुलिस ने जो गवाह बताए कि जो आसपास जब बच्ची गायब हुई थी जो लोग थे जिन्होंने इन कथित अपराधियों को वहाँ पर देखा, उनकी गवाही पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में पुलिस के तीनों गवाहों की गवाही को पूरी तरह अविश्वसनीय माना है। बकौल पुलिस इस मामले का मुख्य अभियुक्त अख्तर अली शंकर दत्त पलड़िया नाम के एक डंपर मालिक के यहाँ डंपर ड्राइवर था। अब आपको आश्चर्य होगा, 20 नवंबर की घटना है 2014 की और 20 नवंबर को ही शंकर पलड़िया ने पुलिस को कहा कि मैंने इस आदमी को ड्राइवर रखा था। उसी दिन पलड़िया ने अपनी गवाही में कहा है कि अख्तर अली से उसका परिचय एक दूसरे ड्राइवर प्रेमपाल वर्मा ने कराया था। इस प्रेमपाल वर्मा को भी इसमें अभियुक्त बनाया गया था पुलिस द्वारा। प्रेमपाल वर्मा को भी पुलिस ने मुजरिम बनाया जिससे निचली अदालत ने 7 साल की कड़ी सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि इस जघन्य हत्याकांड के दिन ही पलड़िया ने अख्तर अली को मात्र एक दूसरे ड्राइवर के कहने पर नौकरी पर रख लिया, अपने लाखों का डंपर उसको सौंप दिया और उसके बाद जब ये 20 नवंबर के बाद गायब पाया गया अख्तर अली, तो इन पलड़िया साहब ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। ये बच्ची के शव को तलाशने वाली टीम का हिस्सा थे, परिजनों के साथ जगह जगह घूम रहे थे, लेकिन इनको शक ही नहीं हुआ कि जो ड्राइवर उन्होंने उसी दिन रखा है और वो ड्राइवर लाखों के डंपर को लेकर गया हुआ है, चाबी सौंप चुके थे ये डंपर की, उस ड्राइवर का गायब होना संदेहास्पद है। लेकिन उन्होंने नहीं बताया। 25 नवंबर को जब पुलिस आई इनके पास, या आप कह सकते हैं पुलिस ने फैब्रिकेट करने शुरू करे, गवाहों को इकट्ठा करना शुरू करा, क्योंकि पुलिस धारणा बना चुकी थी, दबाव में थी कि उनको जल्दी केस सॉल्व करना है, तब इन साहब का बयान लिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। पलड़िया का बयान पुलिस ने बच्ची के गायब होने के 3 दिन बाद लिया। इन 3 दिनों के दौरान पलड़िया, जैसा मैंने आपसे कहा, लगातार बच्ची के शव को तलाशने में लगा था, बच्ची को तलाशने में लगा था, सर्च ऑपरेशन में जुटा था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अविश्वसनीय माना है। इतना ही नहीं, पलड़िया ने यह भी दावा किया कि अख्तर अली एक अन्य डंपर मालिक मनीष उर्फ मनु गौड़ के यहाँ डंपर चलाता था, लेकिन मनु गौड़ ने अपने बयान में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरा ड्राइवर कभी भी नहीं रहा था। इसलिए ये पलड़िया साहब की गवाही को पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपने निर्णय में लिखा है कि शंकर दत्त पलड़िया अख्तर अली को जानता ही नहीं था और उसकी गवाही झूठी थी। पुलिस के दूसरे अभियुक्त प्रेमपाल शर्मा ने इस कांड के बाद कहीं भागने का प्रयास नहीं किया। इसे कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना और पुलिस द्वारा पेश 3 गवाहों, घटनास्थल के निकट चाय बेचने वाला व्यक्ति बिशन सिंह बोरा, दुकानदार बालकृष्ण और एक अन्य व्यक्ति शहादत अली के बयान कि उन्होंने अख्तर अली और प्रेमपाल शर्मा को शराब के नशे में इस घटनास्थल की शाम को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वसनीय करार दिया। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल नौशाद अली का बयान भी बड़ा भयानक है। इस कांस्टेबल ने यह दिखाने का प्रयास किया कि दोनों अभियुक्त भागने का प्रयास कर रहे थे, जबकि गवाह मनीष उर्फ मनु गौड़ ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में स्पष्ट कहा है कि जब पुलिस ने प्रेमपाल शर्मा के बारे में पूछा तो मैंने प्रेमपाल शर्मा को पुलिस के हैंडओवर कर दिया। यानी कि प्रेमपाल शर्मा नाम का जो सेकंड मुजरिम था वो तो अपने घर में ही रहा। अख्तर अली को दिखाया गया कि वो लुधियाना से पकड़ा गया है, प्रेमपाल शर्मा तो वहीं था, वो कहीं नहीं भागा, वो परिवार वाला व्यक्ति था। यदि वो अपराधी होता तो वो भी भागता। पुलिस ने अपनी
ये जो नौशाद अली हैं, इन्होंने अपने एविडेंस में कहा है कि वो भागने का प्रयास कर रहा था, ऐसा दर्शाया है कि पुलिस ने अरेस्ट किया। सच्चाई है, प्रेमपाल को तो स्वयं मनु गौड़ ने हैंडओवर किया पुलिस को। अब हम आते हैं दूसरी सबसे बड़ी कमी में, वो है डीएनए रिपोर्ट। सबसे बड़ा विवाद मामले में डिफेंस का सबसे मजबूत हथियार था डीएनए साक्ष्य। कहा गया कि मृतिका के जो सर्वाइकल स्वाब है, जो उसके अंडरवियर थी और उसकी अंडर शर्ट थी, उसमें पाए धब्बों से आरोपी का डीएनए मेल खाता है, अख्तर अली का। लेकिन जब इन्हीं नमूनों से लिए गए एक स्लाइड्स बनाई जाती हैं जिनको सर्वाइकल स्मीयर स्लाइड्स कहा जाता है, उनकी जांच की गई तो उसमें ना तो अख्तर अली ना किसी अन्य आरोपी के वीर्य का निशान पाया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज इनकंसीवेबल दैट सीमन इज प्रेजेंट इन द स्वैब बट एब्सेंट इन द स्मीयर स्लाइड्स। Such anomalies shake the very foundation of the prosecution case. यह असंभव है कि सीमन में एक जगह पर मिले और दूसरी स्लाइड्स जो बनाई गई थी उनमें सीएम गायब पाया गया, वीर्य मिला ही नहीं। ये पूरी गड़बड़ी बताती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएनए प्लांट किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि यह स्थिति इंजीनियर्ड प्रेजेंस ऑफ डीएनए की ओर इशारा करती है, यानी कि डीएनए अख्तर अली का या अन्य दो जनों का जो डीएनए है उसको मृतिका के कपड़ों में बाद में रखा गया। किसने रखा, किसने डाला, आप समझ सकते हैं, जिनको केस सॉल्व करने की ज़रूरत थी। चेन ऑफ कस्टडी में गंभीर चूकें भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने निर्णय में कि जो श्रृंखला है, चेन ऑफ कस्टडी है, उसमें भयानक चूक हुई है। फॉरेंसिक सैंपल्स की श्रृंखला अदालत में सबसे अहम होती है, यानी जब सैंपल लिया गया तब से लेकर जांच तक वो कैसे और किसके पास रहा, इसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने पाया कि 26 और 27 नवंबर 2014 के बीच ये डीएनए सैंपल्स कहाँ रखे गए थे, इसका कोई रिकॉर्ड ही नैनीताल पुलिस के पास नहीं। पुलिस और लैब के मध्य जो कम्युनिकेशन हुई है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कई गलतियाँ पाई। कई जो डीएनए के सैंपल थे उनमें कोई सील तक नहीं लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीज ग्लेयरिंग लैप्सेस इन द चेन ऑफ कस्टडी रेंडर द फॉरेंसिक एविडेंस होली अनरिलायबल। ये घोर चूक फॉरेंसिक सबूतों को पूरी तरह अविश्वसनीय बना देती है। अब आइए आप सबसे मजेदार बात पर, सबसे पुलिस की थ्योरी को नकारने वाली एक और बात, वो क्या है? जो डीएनए का परीक्षण कर रहे हैं फॉरेंसिक वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल, उन साहब के पास की कोई योग्यता ही नहीं थी, कोई डिग्री ही नहीं थी। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी डिग्री एमएससी बॉटनी है और पीएचडी बॉटनी है। कमाल है साहब, एमएससी बॉटनी और पीएचडी बॉटनी करने वाला आदमी वो डीएनए प्रोफाइलिंग करता है। उन्होंने मानव डीएनए प्रोफाइलिंग का कोई विशेष प्रशिक्षण ट्रेनिंग भी नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द क्रीडेंशियल ऑफ Dr. Agrawal do not inspire confidence to treat him as a DNA expert in human profiling। यानी जिस व्यक्ति की रिपोर्ट पर पूरा डिफेंस टिका था कि डीएनए पाया गया, उसकी योग्यता ही संदिग्ध है। आपको आश्चर्य होगा, इस जजमेंट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जहाँ से इन साहब ने एमएससी बॉटनी किया, पीएचडी करी, वहाँ का पूरा कोर्स देखा कि इस कोर्स में क्या क्या आता है एमएससी बॉटनी में या पीएचडी में, तो पाया गया उसमें डीएनए प्रोफाइलिंग का कोई चैप्टर ही नहीं है। इन साहब को डीएनए प्रोफाइलिंग करने की क्या योग्यता थी, यह कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क में रखी है। अब आते हैं गिरफ्तारी और रिकवरी की प्रक्रिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह नकार दिया है। डिफेंस ने दावा किया था कि आरोपियों को मोबाइल सर्विलेंस के आधार पर लुधियाना से पकड़ा गया, मोबाइल सर्विलेंस के आधार पर लुधियाना से। लेकिन कोर्ट ने क्या पाया? कोर्ट ने पाया कि जो सीडीआर होती है वो इनकी गिरफ्तारी के भी कम से कम 20 दिन बाद पुलिस को उपलब्ध हुई थी। जनवरी 2015 में गिरफ्तारी बहुत पहले ही हो गई थी। गिरफ्तारी का मेमो और जो रिकवरी, जिसमें क्या क्या चीज़ें आपने आरोपी से रिकवर की हैं, उनमें जो डेट्स थी और जो रिकवरी के समय गवाह होने चाहिए पुलिस के सामने, उन गवाहों के हस्ताक्षरों में भी गड़बड़ियाँ थी। अदालत ने क्या कहा है कि पूरी प्रक्रिया स्टेज मैनेज्ड थी, झूठी थी। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि द चेन ऑफ मोबाइल सर्विलेंस लीडिंग टू अरेस्ट इज बिलाइड बाय द रिकॉर्ड इटसेल्फ। अर्थात पुलिस की कहानी और दस्तावेज आपस में मेल ही नहीं खाते हैं। द क्लेम ऑफ मोबाइल सर्विलेंस लीडिंग टू अरेस्ट इज बिलाइड बाय द रिकॉर्ड इटसेल्फ। गिरफ्तारी तक
पहुंचने के लिए मोबाइल निगरानी का दावा भी पूरी तरह खंडित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह विरोधाभास बताता है कि गिरफ्तारी जो लुधियाना से दिखाई गई वो पूरी तरह गलत है और इससे प्रोसिक्यूशन का केस ख़त्म हो गया। अब आप देखिए जजमेंट को मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। ये पेज नंबर 63 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है कि अख्तर अली को लुधियाना से पकड़ा गया योगेश कुमार चंद नाम के हेड द्वारा, जो स्पेशल टास्क फोर्स में थे। योगेश कुमार चंद ने स्पेशल टास्क फोर्स के हेड थे, इन्होंने पकड़ा। ये कहते हैं कि 26 नवंबर 2014 को, घटना के 6 दिन बाद, इनको केस का इस अपराधी को पकड़ने का काम सौंपा गया और इनको सीक्रेट जानकारी मिली कि इस अपराधी का नाम राजा उस्ताद है, जो रहने वाला बिहार का है और जो एक डंपर चलाता था क्राइम सीन के पास। इन्होंने ये बताया है इन साहब योगेश कुमार चंद ने कि इसका मोबाइल नंबर का हमने पता लगाया जो लुधियाना में होना पाया गया, और ये भी पता लगा कि ये जो मोबाइल नंबर जिसको ये यूज़ कर रहा है वो कोई ईस्ट चंपारण बिहार की रहने वाली महिला लक्ष्मी के नाम पर है। अब आप मखौल देखिए कैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की बैंड बजाई या इन्वेस्टिगेशन के साथ बेईमानी की है। कॉल डिटेल्स ऑफ द रिकॉर्ड जो थे, इस फ़ोन के जो कॉल डिटेल्स थे, वो ये बताते हैं पुलिस के अनुसार कि 20 नवंबर 2014 के आसपास और 21 नवंबर 2014 को ये घटनास्थल के आसपास थे। अब कमाल की बात यह है कि मोहम्मद इकबाल एक वेस्ट बंगाल का निवासी हैं, उनके नाम से एक दूसरा फ़ोन भी मोहम्मद इकबाल, एक फ़ोन लक्ष्मी के नाम से, एक मोहम्मद इकबाल के नाम से, ये अख्तर के पास होना पाया गया। अब ये जो चंद साहब हैं, ये बगैर वारंट, बगैर जीडी एंट्री कराए, अचानक ही और बगैर टिकट, कोई टिकट इनके पास नहीं था, ये बगैर टिकट पहुंच गए लुधियाना। और वहाँ पहुँचने के बाद ये कहते हैं निखिल चंद कि इन्होंने अपने सोर्सेज जो होते हैं, अपने जो इनके इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, खबरी होते हैं, उनसे पता करा कि ये व्यक्ति, इस मोबाइल नंबर वाला व्यक्ति, ऐसा पता चल रहा है लुधियाना में है, कहाँ मिलेगा। अब आप कमाल देखिए, इनके खबरी जिनको पता ही नहीं अख्तर अली कौन है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, इनके खबरियों को पता चल गया। ये कहते हैं कि इनके खबरियों ने हमें बताया कि एक दीपू बिजली वाला की दुकान है, वहाँ पर यह आदमी आ सकता है क्योंकि इसको नौकरी की तलाश है। डंपर चलाने वाले ड्राइवर को बिजली वाला अपनी दुकान में रखेगा, ये खबरी को पता है। और खबरी को ये नहीं पता ये अख्तर अली कौन है, लेकिन ये चंद साहब ने बताया है कि वो जब वहाँ आया तो हमारे खबरी ने उसे पहचान लिया। अब खबरी को कहाँ से पता है कि यही अख्तर अली नाम का अपराधी है? पहचान लिया, हमने उसे अरेस्ट किया। हमको लोकल पुलिस ने कोई सहयोग नहीं दिया और कोई आसपास के चश्मदीद जो गवाह थे उन्होंने भी हमको कोई सहयोग नहीं दिया, इसलिए इस बात का कोई प्रमाण नहीं, ऐसा इन चंद साहब ने कहा है। डिफेंस ने कहा कि अपराधी को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया, यानी कि ये लुधियाना से गिरफ्तार करने वाली थ्योरी पूरी की पूरी झूठी कोर्ट में शामिल हो गई। अब आप देखिए, ये जो टीम गई थी इन चंद साहब के साथ, उसमें एक एसआई हरेंद्र सिंह बिष्ट हैं, हेड कांस्टेबल मोहन सिंह बोरा, कांस्टेबल ललित मोहन जोशी और कांस्टेबल धर्मपाल शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि जांच टीम के प्रत्येक सदस्य ने अपने स्तर पर घोर लापरवाही करी, मानकों का पालन नहीं किया, जीडी एंट्री नहीं करी, और सबसे बड़ी बात तो ये लुधियाना गए भी या इन्होंने हल्द्वानी से ही इस व्यक्ति अख्तर अली को उठा लिया और अपराधी बना दिया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष और आता है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है 86 पेज का, और उसमें पूरी डिटेल्स बताई हैं किस प्रकार पुलिस ने हेरा फेरी की है जल्दी में इस मामले को सॉल्व करने के लिए। ऐसे में गलत इन्वेस्टिगेशन वाली पुलिस टीम, जिसमें इंस्पेक्टर विपिन चंद्र पंत और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स शामिल हैं, उन पर क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? सोचिए जरा इस बात को कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, तो उस बेचारी बच्ची को 7 वर्ष की अबोध बालिका के साथ बलात्कार और हत्या किसने करी? होना ये चाहिए कि जांच पूरी तरह पारदर्शी हो, स्वतंत्र हो और स्पष्ट हो सके कि किस स्तर पर चूक हुए, और ऐसे अधिकारियों पर तो
दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इनका निलंबन होना चाहिए, चार्जशीट होनी चाहिए, यहाँ तक कि इन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही करने से, इस प्रकार का रादर अपराध करने से पुलिस बचे। यह कदम केवल इस केस के मामले में न्यायिक महत्व को देखते हुए नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर यह संदेश देने के लिए भी आवश्यक है कि संवेदनशील अपराधों में लापरवाही करने वाली पुलिस टीम को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के ऊपर भी टिप्पणी की है अपने जजमेंट में। उन्होंने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने दोष सिद्धि वाले दिन ही मृत्युदंड सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि हल्का सा शक होने पर मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए था। अदालत ने स्पष्ट किया कि मृत्युदंड केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेज, अपवादों में ही दिया जा सकता है, और वो भी तब जबकि डिफेंस पूरी तरह प्रूफ कर चुका हो कि अपराधी यही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच पर गंभीर संदेह पैदा करते हुए आरोपियों को बरी करते हुए क्या कहा है वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू एस्टैब्लिश द कंप्लीट एंड अनब्रोकन चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस necessary to bring home the guilt of the accused applicants. Accordingly, the conviction and sentences imposed by trial court and affirmed by the High Court are set aside and accused persons are acquitted of all charges. यानी कि बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो पूरे पुलिस की थ्योरी थी वो गलत थी। इस कारण चाहे वो ट्रायल कोर्ट ने अपराधियों को सज़ा सुनाई हो, चाहे नीचे वाली कोर्ट ने सुनाई हो, उसको खारिज किया जाता है और इन लोगों को बरी कर दिया जाता है। अभी यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात हमें और आपको समझनी है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तमाम चारों ओर प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामा मचा है, वकील को टारगेट किया जा रहा है, मनीषा भंडारी जी को, उनके बारे में अनर्गल बात की जा रही है। होना क्या चाहिए, जितने भी लोग इस मुद्दे पर सड़कों पर हैं उनको पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए। मैंने कई अच्छे पत्रकारों को, कई जन सरोकारों से ताल्लुक़ रखने वाले पत्रकारों के सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ी हैं जिसमें कहा जा रहा है सड़कों पर उतरिए। ये कोई नहीं कह रहा है कि सड़कों पर उतरिए, विरोध कीजिए, लेकिन पुलिस टीम ने जो गूफअप किया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। उस पुलिस टीम के खिलाफ पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार से कहा जाए कि ये इन्वेस्टिगेशन ऐसा कैसे हुआ, और ये मांग होनी चाहिए कि इस पूरी हत्याकांड की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या किसी और स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम को सौंपी जाए। यहाँ पर एक चलते चलते मैं आपको 2012 में दिल्ली के छावला क्षेत्र में उत्तराखंड मूल की एक युवती के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले को बताना चाहता हूँ। उस मामले में भी निचली अदालत और हाई कोर्ट ने दोषियों को मृत्युदंड दिया था, लेकिन 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन सबूतों की पूरी चेन नहीं बना पाया। सेम ऐसा ही मामला, और आरोपियों को बरी कर दिया था। तब भी बड़ा हंगामा हुआ था। अब आप सोचिए उस मामले में भी वो भी एक उत्तराखंड मूल की युवती थी, उसकी हत्या किसने करी? कोई एक्शन नहीं हुआ इस प्रकार की गलत जांच करने वाली पुलिस टीम पर। ये दिल्ली पुलिस की टीम थी। और रही बात जो इंस्पेक्टर विपिन चंद्र पंत और उनकी टीम का कारनामा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से साफ नज़र आता है, तो मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताना चाहूँगा। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है मेरे साथ पूरे तथ्य भी हैं नहीं, मगर इसी टीम, मैं आपको कल या परसों पूरी डिटेल बताऊंगा, इसी टीम द्वारा एक ऐसा ही और हत्याकांड की जांच की गई थी। और ये हत्याकांड एक युवती के संग का बलात्कार और हत्या का था, जिसमें दीपक आर्या नाम के युवक को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। और इस मामले की जांच जिस इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने करी, 2012-13 का मामला था, वही इन्वेस्टिगेटिंग टीम के कुछ लोग, एक व्यक्ति विशेष इस मामले में भी शामिल है। वहाँ पर भी डीएनए प्रोफाइलिंग में छेड़छाड़ की गई थी। अंत में हाई कोर्ट उत्तराखंड ने, लोअर कोर्ट ने दंड दिया था, कठोर दंड, शायद मृत्युदंड दिया था दीपक आर्या को, उसको बरी किया। कल मैं आपको उसका पूरा विवरण दूंगा, वो जजमेंट मेरे हाथ में है, इसमें पूरा विवरण है कि किस प्रकार नैनीताल की पुलिस ने ही, शायद इन्हीं पुलिस वालों में से एक व्यक्ति ने उस मामले की जांच करी, डीएनए के साथ छेड़छाड़ करी, एक निरपराध को अपराधी बना दिया, उसको सज़ा भी हो गई, बाद में हाई कोर्ट ने बरी किया था। कल इस पर चर्चा होगी। तब तक ये सोचिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये निर्णय लिया तो क्यों लिया, ऐसा निर्णय लिया तो क्यों लिया, और इसमें वकील की क्या गलती।
तथ्य रखे गए कोर्ट के सामने, 3 जजों की, विद्वान जजों की पीठ थी जिन्होंने निर्णय दिया। और आप समझ सकते हैं, ना तो अख्तर अली ना कोई अन्य व्यक्ति बड़े वकील रख सकता है, इतने सक्षम वकील रख सकता है कि वो लाखों की फीस दें। एक वकील ने अपना काम ईमानदारी से किया, आप उसी को टारगेट कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा, विचारिएगा, तब मैं कल आपसे अगली इस मुकदमे दीपक आर्य वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के बारे में बात करूंगा। धन्यवाद।